आज का विषय पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, संसदीय विशेषाधिकार। इससे पहले मैंने आपको पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के बारे में डिस्कस कर चुका हूं, संसदीय संप्रभुता। आज ये देखना है कि पार्लियामेंट में जो प्रिविलेज हैं, जो विशेषाधिकार हैं, उनको पार्लियामेंट किस तरह से इस्तेमाल करता है और पार्लियामेंट को वो विशेषाधिकार देने की वजह क्या है और क्यों दिए जाने चाहिए। बाकी आगे भी बात की जाएगी, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये प्रिविलेज जो वर्ड है, जो विशेषाधिकार हैं, यहाँ पर हम ये जानते हैं कि प्रिविलेज का मीनिंग क्या होगा और प्रिविलेज पार्लियामेंटेरियंस के लिए क्यों दिए जाने चाहिए। प्रिविलेज का मतलब है एक विशेषाधिकार। विशेषाधिकार का मतलब है कि वो किसी और के पास में नहीं है। प्रिविलेज इज ए राइट विच अदर्स डू नॉट हैव। इसका मतलब ये हुआ कि अगर भारत को हम दो भागों में देखने की कोशिश करते हैं कि एक पार्लियामेंटेरियंस, एक नॉन पार्लियामेंटेरियंस, तो पार्लियामेंटेरियंस के पास में जो राइट दिया जा रहा है वो नॉन पार्लियामेंटेरियंस के पास नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पार्लियामेंटेरियंस आर नो सिटीजन, दे आर एबव द सिटीजन्स। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो भी सिटीजन्स हैं, जो हमारी तरह से ही सिटीजन्स हैं, लेकिन उनको ये विशेषाधिकार इसलिए दिए जाते हैं ताकि वो पार्लियामेंट में अपने फंक्शंस को विदाउट डिस्टर्बेंस परफॉर्म कर सकें। द राइट्स, पावर्स, इम्यूनिटीज, राइट्स, पावर्स, इम्यूनिटीज विच आर एसेंशियल टू परफॉर्म फंक्शंस इन द प्रिविलेज। यहां पर प्रिविलेज का मतलब वो राइट्स हैं, वो पावर्स हैं, वो इम्यूनिटीज हैं जो कि पार्लियामेंट में फंक्शन करने के लिए आवश्यक हैं, वही प्रिविलेज कहे जाते हैं। अदरवाइज जनरल लॉ ऑफ द लैंड क्लियरली ये बात कहता है कि कोई भी कानून की नजरों में बड़ा नहीं है और सभी लोग इक्वल हैं इन इक्वल इन आइज ऑफ लॉ। Parliamentarians are also equal in eyes of law as citizens are. Now see, privileges are available only when they are performing their duties as representative of the people in parliament. एक बात और कही गई कि रिप्रेजेंटेटिव्स जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, लेजिस्लेचर में बैठे हुए हैं, उनके लिए ये प्रिविलेज अवेलेबल हैं। तो ये प्रिविलेज उनके फंक्शन करने के लिए हैं और वो फंक्शन के दौरान ही अवेलेबल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो अपने परफॉर्म ड्यूटी नहीं कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में उनके लिए वो प्रिविलेज अवेलेबल नहीं हैं, जिनकी पावर्स, इम्यूनिटीज और राइट्स की मैं बात कर रहा हूं। दूसरी बात है, यहां से एक आप बिल्कुल क्लियर समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई रिप्रेजेंटेटिव, कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई पार्लियामेंटेरियन जिसको कहते हैं, वो आकर के अपने सोसाइटी के लिए अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में उनके लिए कोई प्रिविलेज नहीं है, उनके लिए वो राइट्स अवेलेबल हैं जैसे एज यूजुअल द सिटीजन्स डू हैव, उनके लिए अवेलेबल होते हैं। नाउ आई होप पॉइंट इज क्लियर। अब जब हम राइट्स, जब हम पावर, जब हम लायबिलिटी, जब हम इम्यूनिटीज की बात कर रहे हैं, तो हमें हॉपफील्ड का जो एनालिसिस है वो जरूर समझना पड़ेगा ताकि एक अच्छी समझ आ सके। अच्छी समझ के लिए हमें हॉपफील्ड का जो जूरल कोरिलेटिव्स हैं उसको देखना पड़ेगा। जूरल कोरिलेटिव कहता है कि जहां राइट है वहां ऑन द अदर साइड ड्यूटी है, जहां प्रिविलेज है वहां नो राइट है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंटेरियंस के पास में प्रिविलेज है तो उनके खिलाफ, उनके कोरिलेशन में किसी के पास में राइट नहीं है। उनके पास पावर है, दूसरे साइड में लायबिलिटी है, इम्यूनिटीज है, वहां डिसेबिलिटी है। नाउ ये बात हमारी राइट्स, ये बात हमारी इम्यूनिटीज, ये बात हमारी पावर को समझने के लिए बनी। जैसा कि मैंने आपको बताया
कि प्रिविलेज दिए जाने की एक ही वजह है, एक ही आवश्यकता है कि उनको पार्लियामेंट में अपने फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। अब आगे चलते हैं और प्रिविलेज की जो सोर्स है उसको हम देखते हैं। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज हैज बीन इंपोर्टेड फ्रॉम यूके, यूनाइटेड किंगडम से इसको लिया गया, और इसको इस तरह से लिया गया कि हाउस ऑफ कॉमन्स वाज एक्सेप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज मॉडल ऑफ द लेजिस्लेचर इन इंडिया। ये बात यहां पर क्लियर हो गई कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स था उसको एक मॉडल्ड किया, और हमारे जो लेजिस्लेचर्स हैं इन इंडिया, चाहे वो सेंट्रल लेजिस्लेचर है और चाहे स्टेट लेजिस्लेचर है, उसी को मॉडल बना करके इंडिया में लाया गया है। मैंने आपको ये भी बात बता दी कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज भी वहीं से ले लिए गए हैं। मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब चल रही थी तो कॉन्स्टिट्यूएंट जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्होंने कोई अलग से प्रिविलेज की लिस्ट नहीं दी है। अब आगे बात करते हैं, प्रिविलेज वर ट्रांसप्लांटेड इन द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से वाले प्रिविलेज? जो कि यूके में अवेलेबल हैं, जो हाउस ऑफ कॉमन्स में अवेलेबल है। अब एक बात चलती है, जैसा कि आप जानते हैं आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 194 दो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 105 में जब बात करते हैं तो वो प्रिविलेज की बात करता है, वो पार्लियामेंट के प्रिविलेज की बात करता है, और 194 की अगर हम बात करते हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर की बात की जाती है, स्टेट लेजिस्लेचर के प्रिविलेजेस की बात की जाती है। अब यहां पर इन कॉन्टेक्स्ट में मैं एक दिस लीडिंग केस, सर्चलाइट केस, जो वेरी फेमसली नोन एज ए सर्चलाइट केस के नाम से जाना जाता है, उसमें यह बात कही गई कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी प्रिविलेज इंडियन पार्लियामेंट क्रिएट करता है, एक नया प्रिविलेज लाता है, और अगर लाता है तो वो जाहिर सी बात है एक लॉ बनाएगा, और जब वो लॉ बनाएगा तो जो लेजिस्लेचर की ऑर्डिनरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन है उसकी पावर को, उस पावर को इस्तेमाल करते हुए वो लॉ बनाएगा। जब वो लॉ बनाएगा और उस लॉ को बनाने से एक प्रिविलेज क्रिएट होगा पार्लियामेंट में, अगर वो प्रिविलेज एफआर को, मीन्स फंडामेंटल राइट को हिट कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वो ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के ग्राउंड पर उसको कोर्ट चेक कर सकता है, और यदि ऐसी बात पाई जाती है तो कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर सकता है। ये बात 1959 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी। अब एक बात हम देखते हैं कि अगर हम आज की बात करते हैं तो ये देखना चाहेंगे कि इंडिया में जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की बात है, लेजिस्लेचर के प्रिविलेज की बात है, चाहे वो कलेक्टिव है चाहे वो इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल का मतलब यह है कि मेंबर का प्रिविलेज, कलेक्टिव का मतलब है कि हाउस का प्रिविलेज मीन्स कलेक्टिवली ऑल द मेंबर्स का प्रिविलेज। तो दो तरह के प्रिविलेज को हम स्टडी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करते हैं। तो आज की डेट में इसकी पोजीशन क्या बन रही है उसे देखते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि जो ब्रिटिश में मीन्स यूके में जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं, वही पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थ्रू 105 आर्टिकल और 194 के माध्यम से लाए गए। अब एक नया डेवलपमेंट देखते हैं कि थ्रू दिस आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट एक सेक्शन 21 लाया गया, और सेक्शन 21 लाकर के जो सर्चलाइट केस में कही गई थी बात को, उसको खत्म करने की बात कही गई। मीन्स कहीं पर यह देखा जाने लगा था पार्लियामेंट के द्वारा
कि हम जो लॉ बनाएंगे, हम जो प्रिविलेज क्रिएट करेंगे, वो इवन फंडामेंटल राइट से एबव होंगे और फंडामेंटल राइट के आधार पर उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना जाएगा। ये बात थी, इसलिए वो उन्होंने चेंज लाने की कोशिश की, सेक्शन 21 को 21 के माध्यम से लाने की कोशिश की। लेकिन लेटर ऑन थ्रू दिस 44th अमेंडमेंट 1978 वो रिपील कर दिया गया। अतः इस तरह का कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी चेंज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लाया गया। अब देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ मेंबर्स इज सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच रेगुलेट द प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट। अगर आप आर्टिकल 105 को पढ़ते हैं तो उनमें जो प्रिविलेज दिए गए हैं वो एकदम से एब्सोल्यूट प्रिविलेज नहीं है, वो प्रिविलेज हैं सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो सब्जेक्ट टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑफ द हाउस होता है। जब सर्चलाइट के केस में सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि सब्जेक्ट टू विच प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या सारे प्रोविजंस के सब्जेक्ट टू प्रिविलेज होते हैं, उनके अधीनस्थ हैं, तो कोर्ट ने ये बात को क्लियर किया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ मेंबर्स इज सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच रेगुलेट द प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट, मीन्स द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर कनेक्टेड टू द प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट उनके सब्जेक्ट टू होगा, मीन्स फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्योंकि उनको बोलने का प्रिविलेज है। पार्लियामेंटेरियंस को, जैसे हम और आप जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमें आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन जब मेंबर्स ऑफ हाउस हु आर सिटिंग इन दी हाउस, तो उस कंडीशन में वो उन लोगों से पूछा जाएगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आपकी कैसी है, तो वो कहेंगे ये हमारा प्रिविलेज है। तो ये प्रिविलेज सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के जब इंटरप्रिटेशन में आया तो यहां पर एकदम से बात क्लियर कर दी गई कि यस, इट इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट नॉट ऑल द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन कौन से वाले प्रोविजंस? वो वाले प्रोविजंस जो कि पार्लियामेंट के प्रोसीजर को रेगुलेट करते हैं। उसके बाद 1964 में सुप्रीम कोर्ट के सामने केशव सिंह के केस में फिर से वही सवाल खड़े हुए कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट प्रिविलेज और पार्ट थर्ड के बीच में अराइज होता है तो क्या होगा। क्योंकि पार्ट थर्ड में, जैसा कि आप जानते हैं, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है और वो सिटीजन्स के लिए दिया गया है। लेकिन 105 और 194 की अगर आप बात करते हो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच वो सेंट्रल लेजिस्लेटर्स के लिए दिया गया है और स्टेट लेजिस्लेटर्स के लिए दिया गया है, क्योंकि वहां पर उनको सिटीजन्स ट्रीट नहीं किया जा रहा, डिफरेंट फ्रॉम द सिटीजन्स ट्रीट किया जा रहा है बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस और नेचर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी। इस केस में कोर्ट ने कहा कि 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज को हम एक्सक्लूड करते हैं कि उससे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो पार्लियामेंट में वो कंट्रोल नहीं हो सकती है, बाकी जो अगर अदर राइट्स हैं वो उसे जरूर कंट्रोल करेंगे। तो यहां तक की पोजीशन में जो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड प्रिविलेजेस अवेलेबल विद द पार्लियामेंटेरियंस सॉल्व हो जाता है। नाउ अब थोड़ी सी बात आगे चलने से पहले हम ये जरूर जान लें, क्योंकि इतनी सारी बात हमने कही, लेकिन 105 और एंड 194 की हमने टेक्स्ट को नहीं समझा। उसको भी टेक्स्ट समझते हैं। 105 आर्टिकल कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पर बात क्लियर हो रही होगी। मैं जानबूझ करके ये बात बाद में बता रहा हूं आपको, क्योंकि प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। एंड द रूल्स एंड स्टैंडिंग ऑर्डर्स रेगुलेटिंग द प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट।
आपने देखा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पार्लियामेंट में होगी, और ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो ताकत है, जो स्कोप है, वो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए से कहीं ज्यादा है। ज्यादा इन द सेंस कि अगर पार्लियामेंटेरियन को अपने ड्यूटी परफॉर्म करने में अगर उसको जो कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में परमिटेड नहीं है, तो वो वहां पर इस्तेमाल कर सकता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में जो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है, वहीं पर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में रिस्ट्रिक्शन के ग्राउंड्स भी दिए गए हैं। लेकिन यहां पर अगर आप देखते हैं 105 में, तो इनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल करने का एक ही ग्राउंड बनता है, वो प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैंडिंग ऑर्डर्स एंड रूल्स ऑफ द पार्लियामेंट। आगे चलते हैं। नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स in any court in respect of anything said or any vote given by him in parliament or any committee thereof, and no person shall be so liable in respect of the publication by or under the authority of either house of parliament or any। आपने देखा कि यहां पर जो भी कुछ विद इन दी फोर वॉल ऑफ द पार्लियामेंट जो भी कुछ कहा जा रहा है और वोट दिए जा रहे हैं, उनकी जो पार्लियामेंट में कमेटी है उनके द्वारा किया जा रहा है, या मेंबर्स के द्वारा किया जा रहा है, या अदरवाइज कोई भी पर्सन जो उस प्रोसीडिंग्स का पार्ट है, उसके लिए ये राइट अवेलेबल होंगे। और अगर कुछ ऐसा होता है जो कि अलाउड नहीं है और वहां पर किया जाता है, फिर भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या मेंबर ऑफ द कमेटी है, उसको कोर्ट के लिए आंसरेबल नहीं होगा, वो कोर्ट के लिए आंसरेबल नहीं होगा। तो आप कहेंगे कि वो किसके लिए आंसरेबल होगा? वो इन हाउस प्रोसीजर, जो डिसिप्लिन प्रोसीजर है, पनिशमेंट का प्रोसीजर है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस है, उसके लिए आंसरेबल होगा। इसका मतलब यह हुआ कि विद इन द फोर वॉल ऑफ द पार्लियामेंट वॉट एवर इज बीइंग डन, अगर वो अगेंस्ट जाता है, क्राइम भी कमिट होता है, तो विद इन द फोर वॉल ऑफ द पार्लियामेंट उसकी सारी प्रोसीडिंग्स होंगी। कोई किसी भी कोर्ट को कॉग्निजेंस लेने का अधिकार नहीं है। नाउ आपने देखा कि यहां पर आपने देखा कि कोर्ट सेपरेट हो गया, कोर्ट सेपरेट हो गया और पार्लियामेंट सेपरेट हो गया। पार्लियामेंट कहता है आर्टिकल 105 के थ्रू कि हमारे मामले हैं और हम अपने मामलों को खुद ब खुद देखेंगे। अब अंतर करने की कोशिश मैं बहुत जल्दी से करता हूं। जैसा कि मैंने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कही, और फ्रीडम ऑफ स्पीच पे इसलिए मैं जोर दे रहा हूं क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एक सिग्निफिकेंट प्रिविलेज है, और वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई प्रिविलेज है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो लेट अस जस्ट कंपेयर विद दिस आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। देखते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में जो फ्री स्पीच का राइट दिया गया है वो सिटीजन्स का राइट है, और दूसरी बात है वो फंडामेंटल राइट है। अगर उसका वायलेशन होता है तो जिसका वायलेशन जिस सिटीजन के राइट का वायलेशन किया गया है वो डायरेक्टली आर्टिकल 32 में चला जाएगा और वायलेटर के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ रिट इशू हो जाएगी, 32 में चला जाएगा। एक बात और निकल करके आती है कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में जो फ्री स्पीच का राइट है वो कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ ऑन द अदर साइड
कि आर्टिकल 105 में जो फ्री स्पीच का राइट दिया गया है, उस राइट को बियॉन्ड द फोर वॉल ऑफ द लेजिस्लेचर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह हुआ कि पार्लियामेंटेरियन वाइल ही इज विद इन द फोर वॉल, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच 105 के तहत इस्तेमाल करेंगे। वो वहां पर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत किसी क्लेम नहीं कर सकते फ्री स्पीच का, और वो जब बाहर आ जाएंगे फोर वॉल के तो वो 105 का प्रिविलेज क्लेम नहीं कर सकते। एक बात यहां पर क्लियर हो गई। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे चल करके बता देता हूं। जैसा से कहा कि मैंने ये सिटीजन को बिलोंग करता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ए सब क्लॉज ए, और जो फ्री स्पीच 105 में है वो मेंबर्स ऑफ हाउस और अदर मेंबर्स हु आर टेकिंग पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स। दूसरी बात, 105 में फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर इसके इन्फोर्समेंट की, प्रिविलेज के इन्फोर्समेंट की बात आती है तो आप ध्यान रखें वहां का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, हाउस का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वही इन्फोर्स करेगा। तो यहां पर देखने को मिला आपको कि फंडामेंटल राइट एंड प्रिविलेज इज नॉट फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल राइट इज नॉट प्रिविलेज, दोनों का अलग है। दोनों का इन्फोर्सेबिलिटी, द मैकेनिज्म फॉर इन्फोर्सेबिलिटी इज ऑल्सो डिफरेंट। नाउ सी, अगर हम आर्टिकल 19 में फ्री स्पीच की बात करते हैं तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के तहत उसको कर्टेल किया जा सकता है। और अगर आप प्रिविलेज, जो फ्री स्पीच का प्रिविलेज है, उसको अगर आप देखते हैं कि कैसे कर्टेल किया जाएगा, रिस्ट्रिक्शन कैसे किया जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ दैट इज द सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, रूल्स एंड स्टैंडर्ड ऑर्डर्स ऑफ द हाउस, सिर्फ और सिर्फ इसके सब्जेक्ट टू होता है। अब देखिए, एक बात मैं एग्जाम्पल दे करके बताता हूं कि अगर विद इन द फोर वॉल ऑफ द पार्लियामेंट अगर एक स्पीच किसी पार्लियामेंटेरियंस ने दी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने दिया, और अगर दैट अमाउंट्स टू द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, इन सच ए सिचुएशन द कोर्ट कैन नॉट टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर, कोर्ट ले ही नहीं सकता। नाउ आई होप दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर। नाउ सी, अब हम जल्दी से प्रिविलेज पे आ जाते हैं और इस प्रिविलेज को हम दो भागों में विभाजित करके देखते हैं, एक इंडिविजुअल प्रिविलेज और कलेक्टिव प्रिविलेज। कलेक्टिव का मतलब यह है कि सभी मेंबर्स का वो एक कलेक्टिव प्रिविलेज है, मीन्स हाउस का प्रिविलेज है। देखिए, फ्रीडम ऑफ अरेस्ट इज ए इंडिविजुअल, लेकिन दिस इज ओनली अवेलेबल इन सिविल प्रोसीडिंग्स, नॉट अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। कलेक्टिव जो हाउस के प्रिविलेज हैं वो ये है, राइट टू एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स को एक्सक्लूड किया जा सकता है, राइट टू प्रोहिबिट पब्लिकेशन, राइट टू रेगुलेट इट्स इंटरनल अफेयर्स एंड डिसाइड मैटर्स अराइजिंग विद इन फोर वॉल ऑफ द हाउस। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स अ कलेक्टिव प्रिविलेज। कोई इश्यू अराइज होता है, कोई डिस्प्यूट अराइज होता है और कुछ होता है, प्रिविलेज ब्रीच होता है, तो उसके लिए हाउस अपनी इन हाउस प्रोसीडिंग्स के तहत जाकर के रिजॉल्व करेगा। इसके बाद आप देखिए कि अगर कोई पार्लियामेंट में मिसबिहेव होता है तो उसके लिए पनिशमेंट का भी प्रोविजन उनके इन हाउस प्रोसीजर में दिया जाता है। कोर्ट को बुलाने की, कोर्ट की ट्रायल करने की, पुलिस में एफआईआर करने की, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं होती है। पनिशमेंट करने का भी प्रोविजन होता है। अब देखिए, जैसी की बात अभी तक चलती चली आ रही थी, लेजिस्लेचर एंड दिस जुडिशरी, आपने देखा प्रिविलेज एंड फंडामेंटल राइट, प्रिविलेज एंड कोर्ट। हमने कहा कि प्रिविलेज का अगर ब्रीच होता है तो उसके लिए हाउस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन्फोर्स करेगा, लेकिन अगर फंडामेंटल राइट का, फ्री स्पीच का वायलेशन होता है तो उसके लिए कोर्ट अवेलेबल है, आर्टिकल 32 अवेलेबल है। नाउ सी, अब नाउ जस्ट गोइंग टू डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन कोर्ट एंड प्रिविलेज। तो कॉमन लॉ प्रिविलेज, आप जैसा कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके हैं,
ए प्रिविलेज कैन बी क्रिएटेड बाय पासिंग द लॉ, नॉट बाय मियर रेजोल्यूशंस। आप ये देख लीजिए कि अगर कोई प्रिविलेज नया क्रिएट करना है, किसी प्रिविलेज को घटाना है, किसी प्रिविलेज को बढ़ाना है, तो वो पार्लियामेंट को अपनी ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर को इस्तेमाल करते हुए बनाना पड़ेगा। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। Whether a particular privilege is in existence, it is the court to decide. Now the court will come in picture. कि अगर ये सवाल आ जाता है कोई पर्टिकुलर प्रिविलेज है या नहीं है, तो वो कोर्ट डिसाइड करके देगा, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के जुरिडिक्शन में नहीं आएगा। अब एक और बात समझने की यहां पर जरूरत है कि एक क्वेश्चन वेदर ए प्रिविलेज इज ब्रीच और नॉट इज टू बी डिटरमाइंड बाय द कंसर्न हाउस। अगर यह सवाल कहीं पर उठाया जाता है प्रिविलेज ब्रीच हुआ या नहीं हुआ, इसके लिए कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है और कोर्ट उसे कर भी नहीं सकता है। नाउ इन कंटिन्यूएशन कोर्ट एंड प्रिविलेज, आई एम साइटिंग 2 or 3 केसेस, नंबर ऑफ लिस्ट नंबर ऑफ द केसेस आर गिवन, आप वहां से देख सकते हैं। जस्ट आई एम गिविंग यू द सपोर्ट, गिविंग यू ए लाइन through which you can just search out more cases। देखिए यहाँ पर सुब्रमण्यम 1969 के केस की मैं बात कर रहा हूं। इन्होंने जाकर के एक हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया और ये कहा कि जो भाई स्पीकर हैं उनके अगेंस्ट जो है रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू की जानी चाहिए। कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया और कहा कि ये हाउस के प्रिविलेज हैं और इसमें हम कोई दखलंदाजी नहीं कर सकते। अब पीवी नरसिम्हा राव का बड़ा दिस लैंडमार्क केस और कई पॉइंट्स को समझाने की बात करता है। मैं थोड़े से फैक्ट्स आपकी नजर में ला दूं। जब पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। JMM मीन्स झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो एमपीज थे वो शामिल थे। और इस केस में क्या हुआ कि कॉन्फिडेंस जो नो कॉन्फिडेंस लाया गया उसकी सपोर्ट में नहीं डाले जाएं, वोट मीन्स पीवी नरसिम्हा राव की फेवर में वोट दिए जाएं, इसके लिए ताकि उनकी सरकार बनी रहे, इसके लिए ब्राइब दी गई एमपीज को। जब ब्राइब दी गई एमपीज को कॉन्स्पिरेसी के तहत की गई, सीबीआई ने उनके खिलाफ रजिस्टर कर लिया केस। जब रजिस्टर कर लिया गया तो मैटर वेंट बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट और ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये दलील दी गई कि सीबीआई और कोर्ट कॉग्निजेंस ले ही नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता कि आर्टिकल 105 clearly says that anything said or any vote given by him means the member of the house in parliament during the proceeding, no court can take the cognizance of the matter। ऐसी कंडीशन में FIR जो हुई है उसको तुरंत खत्म किया जाए और जो MP जिनके खिलाफ चार्ज हैं कॉन्स्पिरेसी के, उनको कोर्ट के लिए नोटिस नहीं दिए जाए, उनको नहीं बुलाया जाए। इट्स अ मैटर रिलेटिंग टू द इन हाउस प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट। द charge of criminal conspiracy against some MPs not to vote against confidence motion, इस तरह की बात आई थी कि भाई ताकि गवर्नमेंट की फेवर हो। नाउ सी, कोर्ट ने कहा कि जिन लोग जो ब्राइब टेकर्स थे वो जो है इम्यूनिटी के लिए इंटाइटल हैं। क्यों इंटाइटल हैं? कि उन्होंने ब्राइब लिया और ब्राइब लेकर के विद इन द 4 वॉल ऑफ द पार्लियामेंट और उन्होंने वोट कास्ट किया। द ब्राइब गिवर्स हु एब्स्टेन्ड फ्रॉम वोटिंग वर हेल्ड नॉट इंटाइटल्ड फॉर द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 105 क्लॉज 2। ब्राइब गिवर्स मीन्स जिन्होंने ब्राइब तो दिया लेकिन वो प्रोसीडिंग में शामिल नहीं थे, तो उनके लिए एग्जेम्पशन नहीं मिली, उनके लिए 105 क्लॉज 2 प्रोटेक्टिव साबित नहीं हुआ। नाउ सी थर्ड पॉइंट, बोथ द ब्राइब टेकर एंड गिवर्स could be proceeded against by the parliament for breach of the privilege। एक बात यहां पर देखने की है कि आर्टिकल 105 क्लॉज 2 ने उनके लिए प्रोटेक्शन तो एक्सटेंड कर दिया, लेकिन प्रोटेक्शन फ्रॉम कोर्ट प्रोसीडिंग्स
but not protection from in-house proceedings. अब आपको मालूम होना चाहिए, अभी वेरी रिसेंटली एक नया डेवलपमेंट, नई बात आपको देखने को मिली कि पार्लियामेंट ने कुछ अल्फाज, कुछ वर्ड्स जो पार्लियामेंट में जनरली फ्री जब स्पीच हो रही है, डिबेट्स हो रहा है, उस समय पर मेंबर्स उन्हें इस्तेमाल करते थे। तो पार्लियामेंट ने एक डिसीजन लेते हुए, मीन्स पार्लियामेंट मीन्स हियर द स्पीकर, लेते हुए उन्होंने वो पार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस विच आर नॉट एक्सेप्टेबल उनको नोट डाउन किया पार्लियामेंट बुकलेट में, और ये कह दिया गया कि इनको हेंसफोर्थ ये इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। आप देख लीजिए, ये जो पावर रूल 380 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा के तहत ऐसा किया गया। वर्ड्स कुछ दिए गए हैं, बाल बुद्धि, कोविड स्प्रेडर, ये तमाम सारे वर्ड्स हैं विच आर अवेलेबल, और उनको प्रतिबंधित कर दिया कि भाई आप बोलेंगे नहीं। मान लीजिए किसी ने बोला, तब ये क्या प्रिविलेज का ब्रीच होगा, पार्लियामेंट्री कंडक्ट और मिसबिहेवियर होगा? बोले नहीं। इसको अगर बोल दिया गया, इस्तेमाल कर लिए गए ये वर्ड्स, तो नो एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट एनीवन हु यूजेस दीज वर्ड्स, नो लीगल सैंक्टिटी, द स्पीकर हैज द पावर टू एक्सपंज एनी इनडिसेंट डिफेमेटरी एक्सप्रेशंस। यहां पर भी पॉइंट क्लियर आपका हो गया होगा। नाउ आई एम जस्ट समिंग अप द पॉइंट्स। इस लंबे डिस्कशन में आपने देखा, जब हमने एक विशेषाधिकार, जब हमने प्रिविलेज की बात की, तो मैंने कहा प्रिविलेज भी राइट है, लेकिन वो आम आदमियों वाला राइट नहीं है, वो फंडामेंटल राइट नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, वो लीगल राइट नहीं है, वो एक स्पेशल राइट है, एक ऐसा राइट है जिसको प्रिविलेज की संज्ञा इसलिए दी गई है कि उसकी जरूरत है, और वो एक ऐसा राइट है कि वो और किसी के पास में राइट नहीं दिया जाता है। दे आर सच राइट्स दैट अदर्स डू नॉट हैव। अच्छा, नाउ सी, second point we have already discussed, that model of legislature which we have already imported from UK, United Kingdom. The privilege are those which are available, they are into the commons. वही privilege आज भी चल रहे हैं। Now no law has so far been enacted by parliament to define powers. कैसी पावर्स हैं, कैसी प्रिविलेज है, कैसी इम्यूनिटीज है, कोई इस तरह की क्लियर बात नहीं लाई गई है। आप दोनों आर्टिकल को देख सकते हैं, उन आर्टिकल्स में प्रिविलेज को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। इफ अ न्यू प्रिविलेज इज क्रिएटेड बाय और टू बी क्रिएटेड बाय द लेजिस्लेचर, द कोर्ट में चेक ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 13 क्लॉज 2। ये भी बात आप ध्यान रखिए, यहां पर कोर्ट एकदम से बाहर नहीं है। अगर कोई प्रिविलेज नया लाया जाता है और अगर उससे फंडामेंटल राइट इंपैक्ट होते हैं, तो कोर्ट अपनी लिमिटेशंस के तहत उसकी स्क्रूटनी कर सकता है, मीन्स जुडिशियल रिव्यू पावर है। इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, इट इज कंसर्न हाउस विच विल डिटरमाइन। प्रिविलेज की बात आएगी कि वो ब्रीच हो गया है, तो कंसर्न हाउस ही डिटरमाइन करेगा। ये हम लोग अपनी बात को पहले डिस्कस कर चुके हैं, कोर्ट उसे डिटरमाइन नहीं करेगा। सी, एनीथिंग सेड डन ड्यूरिंग हाउस प्रोसीडिंग्स इज सब्जेक्ट टू प्रोटेक्शन अंडर, मीन्स द प्रोटेक्शन इज अवेलेबल। पीवी नरसिम्हा राव केस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। थैंक यू very much.